बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम एटम की साख्त और एटम में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स की दरियाफ्त के ऊपर बात कर चुके हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। यानी अभी तक के चैप्टर के अंदर हम ये देख चुके हैं कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हम इसके मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि एटम जो है वो दिखता किस तरह का है या एटम जो है वो होता किस तरह का है। अब इसके मतलब जो पहली थ्योरी हमारे पास मौजूद है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल पेश करने के लिए इन्होंने गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो है ये एक गोल्ड फॉइल जो है वो मौजूद है, यानी सोने की बनी हुई जो है वो एक बारीक सा, जो आप इसको कह लीजिए बारीक सा कागज़ जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इस कागज़ की जो मोटाई है वो 0.0004 सेंटीमीटर की है। यानी इसकी जो मोटाई रदरफोर्ड ने इस्तेमाल की ये 0.0004 सेंटीमीटर की मोटाई जो है वो इस्तेमाल की गई। और इन्होंने इसके ऊपर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बात हो चुकी है, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम या रेडियम से जो है वो पैदा किए गए, यानी पोलोनियम या रेडियम से जो है वो पैदा किए गए। इन फोटो इसके ऊपर जो है वो इसके साथ सोने के वर्क के साथ जो है वो इन्होंने इसको टकराया और इसके आगे जो है वो एक स्क्रीन रखी गई, यानी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो रखी गई या डिटेक्टर रखा गया, जो कि यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करता था। ये क्या है जी? डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर रखा गया। अब इन्होंने ये मुशाहदा किया, यानी जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इसके साथ टकराई तो इनके मुशाहदात कुछ ये थे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर जो है वो बिल्कुल सीधे गुजर गए। यानी जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो इस तरीके के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधे गुजर गए। और इनमें सिर्फ चंद पार्टिकल जो है वो ऐसे थे जो बहुत बड़े एंगल पर जो है वो रिफ्रैक्ट हुए। यानी इनमें से सिर्फ चंद पार्टिकल ऐसे थे जो एक बहुत बड़े एंगल के ऊपर जो है वो जाकर रिफ्रैक्ट हुए, यानी मुड़े। और चंद पार्टिकल इनमें से ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ गए। यानी ऑलमोस्ट इन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का मुशाहिदा किया वो 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो इन्होंने 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स का मुशाहिदा किया। सो इन्होंने ये देखा, यानी अपने मुशाहिदात में इन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर जो है वो पार्टिकल वो बिल्कुल सीधे गुजर गए, सिर्फ चंद पार्टिकल जो है वो बहुत बड़े एंगल पर रिफ्रैक्ट हुए या मुकम्मल तौर पर वापस मुड़े। अब इन दो मुशाहिदात की बिना के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी के कुछ आगे जो है वो नताइज निकाले। इन्होंने ये कहा कि अगर एटम जो है वो इसमें से ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो गुजर गए, इसका मतलब है कि एटम का हिस्सा, एटम जो है वो ज़्यादातर जो है वो खाली है, क्योंकि उसमें से आसानी के साथ जो है वो गुजर गए। अब कुछ पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा जो है वो मुड़ जाना या इनका मुकम्मल तौर पर वापस आ जाना ये ज़ाहिर करता है कि इसका सेंटर के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। सेंटर जो है वो पॉजिटिव है और इसको न्यूक्लियस का है। इसके अलावा इसने ये कहा कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये सख्त भी है और ये कसीफ भी है। सख्त और कसीफ, यानी इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और ये सख्त भी है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल है, यानी एटम के ऊपर जो है वो कोई चार्ज जो है वो नहीं होता। अब एटम ओवरऑल न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये जो है वो बराबर हैं।
इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, इन्होंने मजमूई तौर पर इनको न्यूक्लियॉन्स का जो है वो नाम दिया, न्यूक्लियॉन्स का नाम जो है वो दिया गया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनेटरी सिस्टम से यानी निज़ाम शमसी से मुतासिर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जिस तरह से निज़ाम शमसी में सेंटर के अंदर जो है वो चांद सूरज मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सियारे मूव कर रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने ये कहा कि इस तरीके के साथ जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। सो ये इसके कुछ नताइज थे कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, इस वजह से ज़्यादातर पार्टिकल उसमें गुजर गए। जो दरमियान के अंदर मौजूद है पार्टिकल न्यूक्लियस वो पॉजिटिव चार्ज है और वो एटम के साइज में बहुत छोटा है, यानी एटम को ओवरऑल अगर हम साइज की बात करें तो उसके मुकाबले में ये बहुत छोटा है। और ये छोटा होने के साथ साथ ये सख्त भी है और कसीब भी है। और एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनको मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स का नाम जो है वो दिया जाता है। सो ये इसके जो है वो हमने अब यहाँ तक क्या देखा? एक तो ये देखा कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, जिसमें हमने ये कहा कि इन्होंने गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया और इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की। और इसके अलावा हमने इसके मुशाहिदात देखे। मुशाहिदात में हमने दो मुशाहिदात के ऊपर बात की। एक कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे गुजर गए और सिर्फ चंद पार्टिकल्स थे जो बहुत बड़े एंगल पर रिफ्रैक्ट हुए या मुकम्मल तौर पर वापस आ गए। अब हम इन्हीं को जो है वो हम देख लेते हैं जी कि हमारी किताब में इसको जो है वो किस तरह से लिखा गया है। ये हमारी किताब के जो है वो कुछ आराक जो है वो आगे हैं। अब इनको बारी बारी जो है वो इनको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एक एटम में इकट्ठे रहते हैं सोने की बारीक वर्क यानी गोल्ड फॉइल पर तजर्बा किया। इसने सोने की 0.000004 सेंटीमीटर बारीक वर्क पर अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की। अल्फा पार्टिकल रेडियम या पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हासिल किए गए। असल में ये हीलियम गैस के न्यूक्लियाई थे और काफ़ी हद तक मादे में सरायत कर सकते थे। सोने के वर्क के पीछे इसने फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई स्क्रीन रखी, यानी जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो कह रहे हैं वो वाली रखी। इस प्लेट या स्क्रीन पर सोने के वर्क से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स के असरात का मुशाहिदा किया। अब यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रही है, यानी उसी तरह से ब्रिक फॉइल है, अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजर रहे हैं। सिर्फ ये देखें, ये जो है वो उन्होंने चंद पार्टिकल्स यानी ये वाला जो पार्टिकल है ये इस तरीके के साथ यहाँ पर ये वाला जो है वो रिफ्लेक्ट होता दिखाया है। इसी तरह से ये वाला एक जो है वो यहाँ पर दिखाया है और ये वाला जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मुड़ने वाला है वो ये वाला जो है वो दिखाया है। अब तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स का जो है वो इसने मुशाहिदा किया। पेज को थोड़ा जो है वो हम ऊपर की तरफ अब ले जाते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं जी। अब इसके मुशाहिदात जो है वो हम उसके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो है वो इसके मुशाहिदात हैं, यानी ये वाले नीचे जो है वो 2 लिखे गए हैं, ये इसके मुशाहिदात हैं। इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन तमाम अल्फा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे गुजर गए, यानी उन्होंने अपना रास्ता नहीं तब्दील किया, बिल्कुल वो सीधे गुजर गए। तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ चंद का झुकाव बहुत बड़े जाविये पर हुआ, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हुए जी, और बहुत कम पार्टिकल सोने के वर्क से टकराकर वापस आ गए। अब ये 2 हमारे पास नताइज हैं। अब ये 2 हमारे पास मुशाहिदात हैं। अब इन 2 मुशाहिदात की बुनियाद के ऊपर अब जो नताइज अखज़ किए गए नीचे हम उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब 2 मुशाहिदात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो नताइज हमारे पास मौजूद हैं, अब हम यहाँ पर अपने पेज को जो है वो कर लेते हैं जी, यहाँ पर जो है वो अपने पेज को रख लेते हैं। अब इन 2 हमारे पास जो मुशाहिदात हैं इनके बिहाफ के ऊपर जो नताइज हैं जी वो ये हैं जी। रदरफोर्ड के ऊपर दिए गए तजर्बे को जहन में रखते हुए एटम का निज़ाम शमसी तजवीज़ किया गया, यानी प्लानिटरी सिस्टम मॉडल जो है वो पेश किया गया, जिसमें मैंने कहा जी कि जैसे सूरज जो है वो दरमियान में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सियारे हरकत करते हैं। सेम इसी तरह से हम इसके न्यूक्लियस सेंटर के अंदर मौजूद है और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत करते हैं। चूंकि बहुत से अल्फा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर किसी झुकाव के गुजर गए, यानी उनका झुकाव किसी तरफ नहीं था, बिल्कुल सीधे गुजर गए, इसलिए एटम का ज्यादातर वॉल्यूम खाली है।
चंद अल्फा पार्टिकल का झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि चंद अल्फा पार्टिकल का मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ना यह ज़ाहिर करता है कि न्यूक्लियस बहुत ही कसीब और सख्त है। चूंकि सिर्फ चंद अल्फा पार्टिकल वापस मुड़े थे तो ज़ाहिर करता है कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गर्दिश करते हैं, जो कि प्लैनेटरी सिस्टम है। एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल है, इसलिए एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार जो है वो बराबर है। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी पाए जाने वाले तमाम बुनियादी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं जी? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नताइज है, जिसको हमने एक एक पॉइंट के साथ ऊपर भी लिखा। जिसमें हमने कहा था कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो उसमें से सीधे गुजर गए। दूसरे में ये है जी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने वहाँ पर जो है वो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस का नाम लिया। एटम का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस कसीफ और सख्त है। अब टोटल वॉल्यूम की निस्बत जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है या न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बराबर है और इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया जाता है। अब ये थे जी हमारे पास इसके नताज। अब अगर हम इसके जो है वो ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करें, यानी इसके नुकाइस पर बात करें, तो हमारे पास इसके नुकाइस जो है वो क्या होंगे? दो नुकाइस का यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहला तो नुक्स ये है जी, क्योंकि एटम जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं जी? इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं तो हरकत करते हुए ये अपनी एनर्जी खारिज करते हैं, और जैसे एनर्जी खारिज करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जाएगी जी? ये कम होती चली जाएगी, यानी ये वाली इस तरीके के साथ एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी, न्यूक्लियस के करीब आते चले जाएंगे, और आखिरकार ये करीब आते आते ये क्या होगा जी? ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा जी? एटम क्या हो जाएगा? एटम तबाह हो जाएगा। एटम जो है वो कायम नहीं रख सकता। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा है जी कि अगर एटम मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ है। अगर मैं इसको इस तरह से शो करूं कि जिस तरह से कार्डियोग्राफ होता है जी, इस तरह से मैं अगर इसका ग्राफ शो करूं, ये इस तरह के साथ इसको एक मुसलसल स्पेक्ट्रम जो है वो बनाना चाहिए। किसी किस्म का कोई गैप इनके बीच में नहीं आना चाहिए, यानी कोई हिस्सा जो है वो टूटा हुआ नहीं आना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या है जी? हकीकत में एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम, ये एक मुसलसल स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी एनर्जी जज़ब होगी या खारिज होगी, फिर कोई इसके दरमियान में गैप आएगा, फिर एनर्जी जज़ब होगी या खारिज होगी, फिर गैप आएगा, फिर एनर्जी जज़ब होगी या खारिज होगी। इस तरीके के साथ इनमें गैप, इसको लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बोला जाता है। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक लाइन स्पेक्ट्रम है। अब ये हमारे पास इसके दो नुकाइस हैं जी। अब इन नुकाइस को हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं जी। पहले नुक्स में ये बात की गई है कि रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं, इसलिए इन्हें मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, यानी एटम का तस्वुर ही तबाह खत्म हो जाना चाहिए, एटम तबाह होना चाहिए, एटम शुड कोलैप्स जो है वो कर जाना चाहिए। और दूसरे हमारे पास ये कह रहे हैं जी कि दूसरे पॉइंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो इन्हें रोशनी का मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम ही बनाता है। ये दो इसके नुकाइस हैं। ये 12 दफ़ा पेपर में पूछे जाने वाला इसमें से सवाल है, यानी पेपर के अंदर आपके सालाना जो है वो पेपर्स के अंदर एक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और दूसरा इसके मुशाहिदात भी 12 दफ़ा पूछे जा चुके हैं और इसके नताइज भी 12 दफ़ा जो है वो पूछे जा चुके हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात की जी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर। हमने ये देखा जी कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो है वो किस तरीके के साथ पेश किया, और इसके अलावा हमने इसके नताइज, इसके मुशाहिदात और इसके नकाइस पर भी बात की। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।